So welcome back to the another video. In this video we're going to discuss and revise the chapter 7th of class 11th chemistry, that is equilibrium. So hello everyone, this is Gaurav. I hope you all are doing well. So बड़ा सिंपल सा और काफ़ी मतलब अच्छे लेवल का ये हमारा चैप्टर आता है. चैप्टर हमारा सिंपल ही है, इतना कुछ मतलब इसमें हार्ड नहीं है, लेकिन समझने वाला हमारे चैप्टर आता है. बाकी एग्जामिनेशन के लिए चैप्टर हमारा क्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इस चैप्टर के हर एक टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से रिवाइज करेंगे, साथ साथ चेकआउट करेंगे टॉपिक वाइज कि किस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में ज़्यादातर आते हैं. वो क्वेश्चन को भी हम चेकआउट करेंगे किस तरह से उन्हें सॉल्व करना है और कैसे कैसे वो क्वेश्चन हमारे होते हैं. बाकी जो हमारे नोट्स हैं और ये जो नोट्स हैं इनकी जो पीडीएफ मतलब कि लिंक है वो सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. बाकी और भी जो लिंक्स हैं वो सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वो आप वहां से चेकआउट कर लेना. बाकी जो नोट्स हैं उनको भी हम अपने साथ रखेंगे, देखते रहेंगे कौन सा टॉपिक हमारा कवर हो चुका है, कौन सा हमारा नेक्स्ट आता है, ताकि एक स्टोरी में हमारा क्या है रिवीजन हो और आप भी बिल्कुल स्टोरी की तरह इसको मतलब अच्छे से समझ पाओ, ताकि एग्जामिनेशन में किसी भी टाइप का आपका क्वेश्चन है आप उसको बिल्कुल अच्छे से क्या अटेम्प्ट कर पाओ. देखो चैप्टर आता है इक्विलिब्रियम. सबसे पहले मतलब ही समझ लेते हैं कि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है. तो इक्विलिब्रियम एक सिंपल सी हमारी एक ऐसी स्टेट होती है जहां पर हमारी जो हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, लाइक हमारी प्रेशर, वॉल्यूम या फिर बोल सकते हैं इसको कंसंट्रेशन और हमारा टेम्परेचर, ये जो हमारी तीनों प्रॉपर्टी हैं ये क्या है हमें सेम, मतलब इसमें हमारा कोई चेंज नहीं हमें दिखता है. मींस हमारी रिएक्शन हो रही है, मान लो हमारा A प्लस बी से हमारा क्या है C प्लस डी हमारा कुछ बन रहा है, तो A प्लस बी से C प्लस डी हमारा बन रहा है, लेकिन वहां पर P V T इनकी वैल्यू क्या है, मतलब कोई खास चेंज होती है हमें नहीं दिख रही, हमें कॉन्स्टेंट ही लग रही है. तो ऐसी स्टेट को हम बोलते हैं हमारी जो रिएक्शन है या फिर हमारा जो प्रोसेस हो रहा है वो किस चीज में, वो हमारा इक्विलिब्रियम में है. तो ये सिंपल सा मतलब आ जाता है इक्विलिब्रियम. बाकी इसकी जो डेफिनेशन है वो भी हमारी इंपॉर्टेंट होती है. नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम. देखो मेनली इक्विलिब्रियम हमारे टू टाइप्स के होते हैं, एक तो हमारा फिजिकल, एक होता है हमारा केमिकल. सबसे पहले चेकआउट करते हैं फिजिकल. देखो फिजिकल का मतलब आपको पता ही है, जिसको सिंपली हम देख सकते हैं, मींस जहां पर हमारी जो स्टेट चेंज होती है सॉलिड, लिक्विड, गैस, अगर उसमें कोई चेंज आता है तो उस टाइप के इक्विलिब्रियम को बोलते हैं अपना फिजिकल इक्विलिब्रियम. मींस जैसे हमारे सॉलिड है, ये हमारा सॉलिड है, ये हमारा लिक्विड है और ये हमारी गैस है. अगर इन तीनों में मींस इनमें क्या होगा, हमारा फेज ट्रांसफॉर्मेशन होगा. मींस सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, लिक्विड से सॉलिड बन रहा है, या लिक्विड से गैस या गैस से लिक्विड, इनमें हमारा फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है. तो इस टाइप के इक्विलिब्रियम की जो ऐसी रिएक्शन होगी उनको हम बोलेंगे अपना फिजिकल इक्विलिब्रियम. दो टाइप्स के आते हैं यहाँ पर. देखो एक तो आता है सॉलिड से लिक्विड, जो एग्जांपल है उसका मेल्टिंग ऑफ आइस. यहाँ पर है लिक्विड टू गैस, जो लिक्विड और गैस के बीच में इक्विलिब्रियम बना हुआ है. एग्जांपल है इवेपोरेशन. इवेपोरेशन में क्या होता है, जो हमारा लिक्विड है उसकी गैस बनती रहती है, और अगर यहाँ पर हम टेम्परेचर थोड़ा लो कर दे ऊपर जाके, तो जो ये गैस बनी है ये वापस से क्या लिक्विड में बन जाएगी. तो इस टाइप के इक्विलिब्रियम किस में कन्वर्ट हो रहा है, हमारा लिक्विड से गैस में हमारा ये हो रहा है. इसका एग्जाम्पल हो गया इवेपोरेशन. लास्ट आता है सॉलिड टू गैस. ये क्या है, हमारा सब्लिमेशन आ जाता है. तो एक तो ये हमारा सिंपल ये आ जाता है कि दो फिजिकल स्टेट हमारी क्या है चेंज हो रही है, फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है. सेकंड टाइप का जो फिजिकल इक्विलिब्रियम आता है वो आता है डिसोल्यूशन वाला. डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि एक जो फेज है वो दूसरे में क्या है डिसोल्व हो रहा है. जैसे एग्जांपल के लिए सॉलिड इनटू लिक्विड, मतलब सॉलिड क्या है लिक्विड में एक तरह से डिसोल्व हो रहा है. एग्जांपल के लिए डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, मीन जो हमारी शुगर है अगर उसको वाटर में हम डिसोल्व करें तो वहां पर कौन सा इक्विलिब्रियम बनता है, हमारा फिजिकल इक्विलिब्रियम बनता है. सेकंड है हमारा गैस टू लिक्विड, मीन गैस और लिक्विड में भी हमारा क्या है एक इक्विलिब्रियम बनता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल जो सोडा वाटर बोतल होता है, मीन उसमें जो हमारी गैस होती है वो हमारे मतलब एक तरीके से जो लिक्विड है उसमें बोतल के अंदर उसमें डिसॉल्व होती है, एज अ इक्विलिब्रियम में हमारी डिसॉल्व होती है. तो ये हमारा आ जाता है फिजिकल इक्विलिब्रियम. सिंपल सा है. बाकी इसके जो एग्जांपल्स है वो आपको याद होने चाहिए कि सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस का कौन सा हमारा कन्वर्जन आता है. ये एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है. नेक्स्ट आता है हमारा हेनरीज लॉ. देखो हेनरीज लॉ हमारा वही है सिंपल जो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, जो हमने लास्ट में भी पढ़ा था पिछले चैप्टर में. वो ये है कि जो हमारा मास ऑफ गैस है वो कितना डिसोल्व होगा लिक्विड में किसी भी सॉल्वेंट में, वो उस चीज पर डिपेंड करेगा कि वो जो गैस है वो उस पर कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है. तो ये सिंपल सा हमारा हेनरी लॉ आ जाता है. बाकी एग्जामिनेशन में ये ज्यादातर अभी इस चैप्टर से नहीं पूछते क्योंकि ये पहले हमारा आ चुका है. बाकी आपको उसकी जो डेफिनेशन है, स्टेटमेंट है, वो याद होनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि यूजफुल किस लिए होता है. तो ये यूजफुल ऐसे होता है कि जो ये हेनरीज लॉ है इसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि जो गैस है उसकी सोल्यूबिलिटी कितनी होगी, मींस वो कितना सोल्यूबल होगी या कौन सी गैस हमारी क्या सोल्यूबल होगी. तो ये आ जाता है हमारा हेनरीज लॉ और उसके कुछ इंपॉर्टेंट्स. नेक्स्ट आती है हमारी रिवर्सिबल रिएक्शन. देखो रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है, जैसे A प्लस बी से C प्लस डी मेरा बन रहा है, मींस मैं कह सकता हूं कि A प्लस बी से मेरा C प्लस डी बन रहा है. अगर C प्लस डी को मिलाने से मेरा क्या है A प्लस डी बन जाए तो इस टाइप की रिएक्शन को हम बोलेंगे अपना रिवर्सिबल रिएक्शन. तो ये सिंपल सा हमारा मतलब आ जाता है A प्लस बी से C प्लस डी और C प्लस डी से वापस बन गया मेरा A प्लस डी. ये होगी मेरी रिवर्सिबल रिएक्शन. नेक्स्ट आती है यहाँ पर स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम. देखो केमिकल इक्विलिब्रियम हमने पढ़ा है, मतलब इक्विलिब्रियम का मतलब है कि जब A प्लस बी और से C प्लस डी
डी बन रहा है और C प्लस डी से A प्लस डी बन रहा है, और यहाँ पर जो PVT ये जो प्रॉपर्टीज है ये इनमें कुछ खास हमारा चेंज नहीं हो रहा है, तो उस टाइप की मतलब चीज को हम प्रोसेस को हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, जो A प्लस बी से C प्लस डी बन रहा है उसका कुछ रेट ऑफ रिएक्शन होगा, वो मान लेते हैं हम अपना RF, मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। तो A प्लस बी से C प्लस डी हमारा बन रहा है, उसको मान लेते हैं RF, हमारा RF की स्पीड से बन रहा है। अगर वो हमारा इक्वल हो किसके, C प्लस डी से जो A प्लस डी बन रहा है, मीन्स हमारा क्या है RB, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो मतलब कि अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल हो तो उस स्टेट को हम बोलते हैं स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, आगे हमारा इसका क्या है बहुत ज्यादा यूज आएगा। नेक्स्ट आती है स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, मींस कि जो हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम बना है कि RF इज इक्वल टू RB जो आया है, यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम बना है कि जो PVT एक कांस्टेंट में पहुंच गई, तो यहाँ पर इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो ये वाली रिएक्शन होगी। सबसे पहला पॉइंट आता है द ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम बिकेम कांस्टेंट, मींस जब भी आपका इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा, मींस यहाँ पर पहले पॉइंट है जब इक्विलिब्रियम ऑब्टेन हो जाएगा तो आपकी जो ये ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज है ये आपकी क्या है एक तरह से कांस्टेंट हो जाएंगी। तो इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती है, काफी इंपॉर्टेंट है। सेकंड आती है ओनली ऑब्टेन्ड इन क्लोज वेसल, मींस जो ये रिएक्शन हो रही है ये हमारी किस में होनी चाहिए, ये एक क्लोज वेसल में हमारी होनी चाहिए। वही मेन बात है, अगर क्लोज वेसल में नहीं होगी तो अगर गैसियस स्टेट में तो वो बाहर चली जाएगी, या फिर टेम्परेचर और जो प्रेशर है वो बाहर का भी एग्जर्ट हो गए, कुछ चेंजेस आ जाएंगे। तो अगर हमें इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ना है या इक्विलिब्रियम ऑब्टेन करना है तो जो रिएक्शन हो रही है वो एक क्लोज कंटेनर में हमारी होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है RB इज इक्वल टू RF डायनेमिक, और ये जो RB RF के इक्वल आ रहा है ये हमारा डायनेमिक होता है, मींस हमारा क्या थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है लेकिन आपस में क्या है इक्वल होता है। मींस इसकी वैल्यू 3.5 है तो ऐसे फिक्स नहीं रहेगी कि 3.5 है, वो मतलब आगे पीछे चेंज होती रहेगी, उस हिसाब से हमारी दोनों की वैल्यू चेंज होती रहेगी। नेक्स्ट आता है कैटलिस्ट कैन नॉट अल्टर द इक्विलिब्रियम पॉइंट, जो कैटलिस्ट अगर देखो कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है, जो कि हमारा चेंज कर देते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, तो अगर इसमें हम कैटलिस्ट मिलाए तो वो चेंज तो करेगा लेकिन ओवरऑल कोई हमारा चेंज नहीं होगा। क्यों, देखो अगर मैं यहाँ पर कैटलिस्ट मिला देता हूँ तो वो रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट कर देगा, तो इधर से वो फास्ट करेगा तो वो उधर से भी तो मतलब कुछ ना कुछ चेंज करेगा, तो जो ओवरऑल चेंज होता है वो हमारा क्या है नेग्लिजिबल, मींस कुछ भी हमारा चेंज नहीं होता। तो यहाँ पर पॉइंट आता है कैटलिस्ट कैन नॉट अल्टर द इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहां पर इक्विलिब्रियम बनना है, मान लो रिएक्शन यहाँ से यहाँ तक होनी है और यहाँ पर हमारा इक्विलिब्रियम बनना है तो इक्विलिब्रियम यहीं पर ही बनेगा, चाहे मैं कैटलिस्ट मिलाऊं या फिर ना मिलाऊं। लास्ट पॉइंट आता है इन रिवर्सिबल रिएक्शन केमिकल इक्विलिब्रियम कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम आइदर साइड, अगर मेरी इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल रिएक्शन है तो इक्विलिब्रियम मेरा इधर से भी बन सकता है और मेरा इधर से भी, किसी भी पॉइंट से मेरा इक्विलिब्रियम बन सकता है, वो तो जब दोनों तरफ से रिएक्शन हो रही है तो किसी भी तरफ से इक्विलिब्रियम आ सकता है। तो ये सब आ जाती है मेरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट आता है लॉ ऑफ मास एक्शन, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन भी आता है। देखो लॉ ऑफ मास एक्शन का मतलब क्या है, जैसे ये तो हाँ ABCD ये हमारी क्या है कंसंट्रेशन है, मींस हमारा कुछ भी मतलब कि ये हो रहा है रिएक्शन हो रही है तो उसमें ABCD हमारे कुछ केमिकल्स हैं या फिर हमारे कुछ एसिड बेस या कुछ भी चीज़ें उनकी हमारी ये कंसंट्रेशन है। अगर हम इसको बैलेंस करें, मान लो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर A, यहाँ पर स्मॉल b, यहाँ पर स्मॉल c और यहाँ पर स्मॉल d आ जाता है, तो हम मान लेते हैं ये हमारी जो इक्वेशन है अब ये हमारी केमिकली बैलेंस्ड हो गई है। तो हमारा जो लॉ ऑफ मास एक्शन होता है वो हमें क्या बताता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो हमारा किसके इक्वल होगा, वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर फॉरवर्ड की बात करें तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा A की पावर A इंटू B की पावर स्मॉल b, मीन्स जो उनकी केमिकल कंसंट्रेशन है, जो उनकी मोलर कंसंट्रेशन है उनके हमारे क्या प्रोडक्ट के इक्वल होगा, जो होगा रेट ऑफ रिएक्शन। और ऐसी बैकवर्ड किसके इक्वल होगा, RB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा C की पावर स्मॉल c इंटू D की पावर स्मॉल d, ये हमारा क्या है इसके इक्वल होगा। ये होता है हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन, मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, उनकी कंसंट्रेशन के इक्वल होगा, और रेज कर देंगे उनकी जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो हम क्या है पावर में लगा देंगे। तो ये आ जाता है हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन, काफी इंपॉर्टेंट ये हमारा होता है। अब इसी से रिलेटेड एक टॉपिक आता है लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम से हमें क्या मिलेगा, ये होता क्या है, ये बेसिकली मींस जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो हमें प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पर सिंपल करना कुछ नहीं है, सिंपल इन दोनों चीजों को हम क्या है डिवाइड कर देते हैं, मींस यहाँ पर हमारा RB अपॉन RF किया तो आ गया KC, और ये इक्वल हमारा आ जाता है कि जो C की पावर C है इंटू D की पावर D अपॉन ये A की पावर A इंटू B की पावर B, ये कुछ इस तरीके से हमारा मतलब KC की वैल्यू ये आती है। अब देखो यहाँ से जो मेन पॉइंट आएगा वो आएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मींस ये KC। अब KC को कैसे डिफाइन करेंगे, KC का मतलब है कि जो हमारे ये प्रोडक्ट था, मींस C और D क्या है हमारा एक तरह से प्रोडक्ट बना है, ये रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट है, तो जो हमारे प्रोडक्ट है अगर उनकी हम मोलर कंसंट्रेशन ले और उनके जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उनकी पावर लगा दे तो उन दोनों को जो मल्टीप्लाई करेंगे और उसका रेशियो निकाल लेंगे किसके साथ, जो हमारे रिएक्टेंट
कांस्टेंट्स थे उन दोनों की मोलर कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट, उन दोनों का जो रेशियो होगा वो हमारा किसके इक्वल होगा, वो Kc मींस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल होगा। एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मींस इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन जरूर आता है, बाकी इसकी डेफिनेशन भी कई बार पूछ लेते हैं। नेक्स्ट आता है इन गैसेस स्टेट, अगर हमारा जो मोलर, ये तो हमने मोलर कंसंट्रेशन में लिया, मींस हमारे मोल्स कितने हैं उस फॉर्म में लिया। अगर यहां पर हमारा जो गैसेस स्टेट में अगर हम उसको जो रिएक्शन है वो हो रही है तो उसको कैसे डील करेंगे, तो यहां पर जो सी डी मतलब जो मोलर कंसंट्रेशन ले रहे हैं इसको सिंपल हम कन्वर्ट कर देंगे, अपना जो प्रेशर में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे यहां पर लिखा हुआ है Kp इज इक्वल टू पी सी की पावर सी इंटू पी डी की पावर डी अपॉन पी ए की पावर ए इंटू पी बी की पावर बी। मीन्स हमारा जो जहां पर मोलर कंसंट्रेशन तो सिंपल वहां पर हम प्रेशर की वैल्यू लिख देंगे। क्यों? क्योंकि गैस में जो हम मतलब कि जो क्वांटिटी लेके चलते हैं वो हम प्रेशर की वैल्यू से मेजर करते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा गैसियस फेज के लिए। यहाँ ये हमारा था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। नेक्स्ट आता है रिलेशनशिप बिटवीन Kp एंड Kc। ये हमारा Kc और जो हमने अभी निकाला Kc में मतलब Kp में क्या आएगा, जो प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी, सिंपल, अलग कुछ नहीं है, सिर्फ हमारा प्रेशर की वैल्यू है। तो Kc और Kp में रिलेशन क्या होता है ये भी हमारा इंपॉर्टेंट होता है। Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT की पावर डेल्टा एन, ये हमारा क्या है, दोनों का रिलेशन होता है। Kp आपको पता है कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है गैसेस स्टेट में, मतलब कि जब जहां पर हम प्रेशर को लेके चलेंगे। Kc का मतलब है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब कंसंट्रेशन वाला सिंपल लेके चलेंगे। R मतलब आपका जो गैस कांस्टेंट होता है वो, T मतलब हमारा वहां पर टेम्परेचर, और डेल्टा एन आपको देखना है क्या होता है। देखो डेल्टा एन का मतलब होता है जो ये C प्लस डी है, इन दोनों को प्लस करके अगर मैं A प्लस बी इनमें से ये माइनस कर दूं तो ये मेरा क्या होता है, डेल्टा एन होता है। बाकी मैं लिख सकता हूँ NP माइनस का NR, ये मतलब कि प्रोडक्ट वाले और रिएक्टेंट वाले, अगर इनको दोनों को मतलब डिफरेंस निकाले तो मेरे पास क्या निकल के आएगी, डेल्टा एन की वैल्यू आएगी। और इस फॉर्मूले में सोल्व करके मैं इन दोनों का रिलेशन निकाल सकता हूँ। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन इस तरीके का आता है, आपको इसकी वैल्यू प्रोवाइड होती है, आपको इसकी वैल्यू क्या है, निकालनी होती है। तो इस तरीके के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। नेक्स्ट आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जो ये Kc निकल के आया इसकी भी हमारी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, देख लेते हैं कैसी कैसी होती है। फर्स्ट आता है एप्लीकेबल ओनली व्हेन इक्विलिब्रियम हैज बीन अटेन्ड। ये हम क्या है, ये फॉर्मूला जब भी लगा सकते हैं जब हमारा जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम में आ चुकी है। मींस इसमें जो ये प्रॉपर्टीज है ये हमें मतलब चेंजेस में शो नहीं हो रही, मींस इस इक्वेशन ने, इस रिएक्शन ने क्या है, इक्विलिब्रियम ऑब्टेन कर लिया, तभी हम अपना Kc की वैल्यूज फाइंड आउट या फिर सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम इज इंडिपेंडेंट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन। और जो ये Kc की वैल्यू होती है वो जो C D A B इनकी जो मोलर कंसंट्रेशन की जो वैल्यू है उनसे क्या है, इंडिपेंडेंट होती है। अगर हमारी क्या है A की वैल्यू बढ़ जाएगी, मतलब किसी की वैल्यू बढ़ रही है घट रही है, उससे हमारी क्या है Kc की वैल्यू कोई चेंज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ओवरऑल वो सारी हमारी क्या सेम ही रहती है। तो ये सब आ जाती है, कुछ आ जाती है हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यहां पर एक इक्वेशन आती है वांट ऑफ इक्वेशन, काफी इंपॉर्टेंट है। बताती क्या है, बताती सिंपल इतना है कि जो ये Kc है अगर इक्विलिब्रियम बन रहा है, मींस कोई रिएक्शन है उसमें हमारे दो इक्विलिब्रियम बन रहे हैं, तो उन दोनों का एक तरीके से हमारा रिलेशन बताती है, जो कि होती है log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन 2.303 R ब्रैकेट 1 अपॉन T1 माइनस का 1 अपॉन T2। ये हमारी क्या है, इक्वेशन होती है वांट ऑफ इक्वेशन। डायरेक्ट इससे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है कि K1 की वैल्यू आपको दे दी, K2 की वैल्यू निकालनी है, या फिर K2 की वैल्यू दे दी, K1 की पूछ लेंगे। इसमें से सिंपल इस तरह का क्वेश्चन आता है। बाकी जो K है, K का मतलब है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और T का मतलब है हमारा टेम्परेचर, और R का सिंपल मतलब आता है हमारा गैस कांस्टेंट। इस तरीके से हम इक्वेशन को यूज कर सकते हैं और इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट आता है वेरिएशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विद वेरिएशन ऑफ रिएक्शन इक्विलिब्रियम इक्वेशन। देखो यहाँ पर बात क्या है, जैसे ये मेरी इक्वेशन है, मींस ये मेरी कोई रिएक्शन हो रही है, अब इसमें ये A है, B है, C है, D है। अगर इनकी जो कंसंट्रेशन है या फिर इनकी जो वैल्यू है उसमें मैं कुछ चेंज करता हूं तो मेरा Kc में क्या चेंजेस होगा, मींस Kc की डायरेक्ट वैल्यू में हमारा क्या चेंज आएगा वो हम निकाल सकते हैं डायरेक्टली। ये जो चार्ट है ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, इसको क्या डायरेक्ट याद कर लेना, एग्जामिनेशन में डायरेक्ट इससे क्वेश्चन आते हैं। देखो व्हेन द इक्वेशन इज रिवर्स्ड, अगर मैं इस इक्वेशन को रिवर्स कर दूं, A प्लस बी से C प्लस डी बन रहा था, अब मैं क्वेश्चन में कंसीडर करके चल रहा हूं C प्लस डी से A प्लस बी बन रहा है, तो वहां पर इक्विलिब्रियम की जो Kc की वैल्यू आई थी वो क्या हो जाएगी, वो 1 अपॉन Kc हो जाएगी। मींस जो पहले इक्विलिब्रियम था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था, उसको हमें क्या रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो एग्जामिनेशन में इसी तरीके का क्वेश्चन आता है, व्हेन द इक्वेशन इज रिवर्स व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो वो क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। नेक्स्ट आता है डिवाइडेड बाय 2। अगर सारी इक्वेशन को मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो जो मेरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो क्या हो जाएगा, वो उसकी वैल्यू हो जाएगी। मान लो पहले तो थी K, पहले जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो मेरी K थी, अगर मैंने सारी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया तो जो मेरी नई वैल्यू आएगी उसको मैं क्या डेल्टा K के उसमें निकालूंगा। पहले मान लो मेरी थी 4 वैल्यू थी मेरी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इसकी, अब जो वैल्यू निकलेगी वो डेल्टा मतलब कि
√4 निकलेगी जो कि वैल्यू आएगी 2 मीन्स वो एक तरीके से क्या हो जाएगी, वो आधी हो जाएगी। नेक्स्ट आता है मल्टीप्लाई बाय 2। अगर सारी इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरी जो k की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी k²। मान लो पहले ओरिजिनल जो वैल्यू थी वो k थी, अब मैंने इक्वेशन को क्या सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब मैं जो पहले k था, पहले जो मैंने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाला था उसको क्या है उसका स्क्वायर करूंगा, तब मेरे पास एक नए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आएगी। लास्ट आता है डिवाइडेड इनटू 2 स्टेप्स, मींस जो a प्लस बी और इक्वल टू c प्लस डी, इस सारी इक्वेशन को क्या है मैं 2 स्टेप में कर रहा हूँ। पहले मैंने आधी इक्वेशन की, आधी रिएक्शन की, फिर आधी से वाली पूरी वाली मैंने रिएक्शन की, मैंने इसको 2 स्टेप में किया। तो वहां पर जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा वो सिंपल हमारा क्या होगा, k इज इक्वल टू k1 इंटू k2। मीन्स जो एक मतलब पूरी यहाँ से यहाँ तक मेरी एक रिएक्शन होनी थी, मैंने इसको 2 हिस्सों में कर दिया। तो यहाँ का k1 निकालूंगा, पहले मैं इसका अलग से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालूंगा, फिर इसका अलग से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालूंगा, और फिर इन दोनों की क्या कर लूंगा, मल्टीप्लाई कर लूंगा, तब जाके मेरा क्या है जो ओरिजिनल k है मींस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसकी वैल्यू निकल के आती है। तो ये सिंपल सा हमारे इस टाइप के मतलब कि न्यूमेरिकल आते हैं, मतलब कि इस टाइप के ये फॉर्मूले हैं, इनसे हमारे क्या सारे न्यूमेरिकल आते हैं। तो ये सिंपल सा हमारा यहाँ पर टॉपिक आ जाता है। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। देखो सेकंड जो टॉपिक आता है वो आता है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, जिसमें हम केमिकल्स मींस केमिकल हमारा क्या चेंज होगा। सबसे पहले बात आती है, जो मेन पॉइंट आता है टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। देखो 2 तरीके के होंगे यहाँ पर, एक तो होमोजीनियस और एक हमारा होगा हेटेरोजीनियस। देखो यहाँ पर बात आती है सबसे पहले होमोजीनियस। अगर जो आपकी जो रिएक्शन हो रही है वो एक ही फेज में रहे, मींस यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था फॉर एग्जाम्पल जैसे A प्लस B से मेरा क्या है मान लो C बन रहा है, तो अगर मेरा A भी गैस में है, B वाला भी गैसियस स्टेट में, और जो C बना है वो भी मेरा गैसियस स्टेट में है, तो इस टाइप के इक्विलिब्रियम को या फिर इस टाइप की रिएक्शन को हम बोलेंगे अपना होमोजीनियस इक्वेशन। और अगर मान लेते हैं A मेरा सॉलिड था, B मेरी गैस थी, और जो मेरा बन के आया वो भी मेरी गैस बन के आई है, मीन्स इधर सॉलिड था उधर गैस हो गई, तो मतलब कुछ चेंज हो गया, तो इस टाइप की रिएक्शन को हम बोल देंगे, इस टाइप की केमिकल इक्विलिब्रियम को हम बोलेंगे अपना हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम। बाकी एग्जाम्पल है राइटिंग एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मीन्स जो ये k हम k की वैल्यू निकालते हैं इसको कैसे सोल्व करते हैं, और जो इक्वेशन अगर हमें दी होगी लाइक इस तरह की इक्वेशन दी हुई है तो हम उसको किस तरीके से हम अपना सोल्व करेंगे। बाकी एक बार इसको रफ कर लेते हैं फिर हम चेकआउट कर। मेरी ये इक्वेशन आती है H2 प्लस का I2 इक्वल टू 2H, ये मेरी एक मतलब की रिएक्शन आ जाती है। अब यहाँ से मेरे को क्या है मतलब मेरे को KC की वैल्यू निकालनी है। वैसे आपने निकाली होगी, काफी क्वेश्चन भी किए होंगे, एक बार वीडियो पॉज करके आप इसकी वैल्यू निकालो कि मतलब क्या इसकी KC की वैल्यू आएगी। बाकी हम जब निकालेंगे उसको चेकआउट कर लेना, एक बार पॉज करके आप इसकी वैल्यू सोल्व करके देखो। बाकी हम देखते हैं कि कैसे ये होता है। देखो KC का मतलब क्या था, हमें क्या करना होता था, जो हमारी ये प्रोडक्ट है पहले ऊपर हम इसको रखते थे, फिर जो ये हमारे रिएक्टेंट्स हैं इनकी जो मोलर कंसंट्रेशन है उनको हम नीचे रखते हैं। तो सिंपल ऐसे ही रखेंगे, जैसे हम यहाँ पर रख देंगे HI की जो भी मोलर कंसंट्रेशन होगी, जो भी हमारी वैल्यू होगी वो हम रख देंगे, और जो उसका मतलब बैलेंस करने के जो नंबर लगता था उसकी हम क्या लगा देते थे, सिंपल हम पावर लगा देते थे। ऐसे ही नीचे हम रख देंगे हमारा जो ये H है वो H2, और जो हमारा ये है I2, और इनकी तो 1 1 हमारी है तो पावर लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो मोलर कंसंट्रेशन होगी HI की उसकी वैल्यू रख देंगे। फॉर एग्जाम्पल वो 2 आती है 10 आती है जो भी आती है वो रख देंगे, उसकी पावर 2 लगा देंगे, और H2 और I2 की जो भी मोलर कंसंट्रेशन होगी उनकी वैल्यू रख के जो सोल्व करके जो हमारा नंबर आएगा वही हमारा क्या होगा, वो हमें KC प्रोवाइड करेगा। ये हो गया हमारा मोलर मतलब कि हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। अगर इसी को हम प्रेशर में निकालें तो हम क्या करेंगे, हम लेंगे प्रेशर ऑफ HI का प्रेशर लेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ पर लेंगे प्रेशर ऑफ H2 इंटू प्रेशर ऑफ I2, ये हम अपना वैल्यू सोल्व करेंगे। ये हमारा क्या होगा, ये निकलेगा हमारा KP। तो इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, अपना जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इक्वेशन सोल्व करके इस तरीके से हम सिंपली निकालते हैं। बाकी यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, इनको आप सोल्व करना, इनकी वैल्यू निकालना किस किस तरीके से होती है। बाकी ये तो सिंपल हमारा टॉपिक इतना सा आ जाता है। देखो नेक्स्ट आती है एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये हमने किसी निकाल तो लिया, चलो अच्छी बात है, हम न्यूमेरिकल हमारे से आते हैं, आपने भी सोल्व कर लिया, होप करता हूँ आपने ये बिल्कुल मतलब सही किया होगा। नहीं किया तो एक बार ये चेकआउट कर लेना कि किस किस तरीके से होता है। बाकी क्वेश्चन बहुत सारे हैं, उनको जब आप ट्राई करोगे तो आपका भी अच्छे से हो जाएगा। देखो KC की वैल्यू मैंने कुछ निकाल ली, मान लो मेरी KC की वैल्यू 3 × 10 की पावर 2 या समथिंग कुछ भी मेरी ऐसी वैल्यू आ जाती है। अब ये KC की वैल्यू मेरे को क्या प्रोवाइड करेगी, इसका मैं क्या क्या यूज कर सकता हूँ वो हम चेकआउट करते हैं। सबसे पहले आता है प्रिडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, मीन्स सबसे पहले ये हमें बताएगी जो रिएक्शन है वो कितनी एक्सटेंट मीन्स कितनी फास्टली होगी या कितनी जल्दी होगी। वही एक ही बात है वैसे तो, फास्टली और जल्दी कितनी होगी और मतलब कि कितने एक्सटेंट तक हो जाएगी, मीन्स जो रिएक्टेंट है वो कितना ज़्यादा रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना देंगे। तो सबसे पहले तो हमारी ये चीज़ बता देती है। मतलब इसमें यहाँ पर एक आ जाता है कि जैसे 10 की पावर -3 से इस बीच की वैल्यू 10 की पावर 3, अगर जितना मतलब कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू जितना 10 की पावर मतलब पॉजिटिव की तरफ जाती रहेगी उतनी हमारी क्या है एक्सट्रीमली
एक्सट्रीमली लार्ज हमारा क्या प्रोडक्ट बनेगा, मीन्स उतनी फास्टली हमारी रिएक्शन होगी। जितनी कम वैल्यू होगी, मान लो एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है हमारी 11 × 10⁻², तो वो क्या होगी, वो स्लो होगी और आराम से होगी। और एक की वैल्यू 11 × 10⁻3, तो वो क्या है, एक्सट्रीमली लार्ज होगी और क्या हमारी फास्टली होगी। तो इस तरीके से हम वैल्यू से, केसी की वैल्यू से बता सकते हैं कि प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि जो रिएक्शन है उसका क्या एक्सटेंट होगा। नेक्स्ट आता है प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। मीन जो रिएक्शन हो रही थी, जैसे हमने लिया था, यही रिएक्शन ले लेते हैं H2 + I2 2HI, और 2HI जो है वो वापस से H2 और I2 में भी बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या है, रिवर्सिबल साइन लग रहा है। तो ये एक्सटेंड मीन्स यहाँ पर बता सकते हैं किस तरह से हमारी क्या डायरेक्शन हो रही है, मीन्स रिएक्शन इधर से इधर फास्ट हो रही है या फिर इधर से इधर हमारी हो रही है। तो वहाँ पर हमें क्या निकालनी पड़ेगी, हमें अपने पहले यहाँ पर Q की वैल्यू निकालनी होगी। जो Q है वो सेम हमारा यही है जो ये वैल्यू होती है, मतलब Q = वही है कि जो HI है उसका हम 2 कर देंगे, और ये जो H2 और ये I2, ये हम अपना क्या है Q की वैल्यू निकाल लेंगे। अब Q की वैल्यू हमने निकाल ली है और Kc की वैल्यू हमारे पास पहले से ही है। अब ये Q और जो Kc है इनको आपस में कंपेयर करके हम बता सकते हैं कि जो रिएक्शन हो रही है, जो RB था और जो RF था, जो रिएक्शन हो रही है वो फॉरवर्ड में हो रही है या बैकवर्ड में हो रही है, या इक्विलिब्रियम क्या है, अटेन हो चुका है। तो कैसे बताएंगे, जो ये मेरा Q निकला है और जो ये मेरा Kc है, अगर ये क्या है आपस में इक्वल आ जाए तो मतलब कि मेरा जो इक्विलिब्रियम है वो ऑलरेडी अटेन हो चुका है। मतलब कि अगर मैं जो ये आप वीडियो देख रहे हो, आपकी ये सब कुछ समझ में आ रहा है, कैसे कैसे मैं जो बोल रहा हूँ हर एक पॉइंट क्लियर हो रहा है, तो मतलब कि आपने अच्छे से पढ़ा हुआ भी है और मैं भी एक अच्छे से मतलब कि पढ़ा पा रहा हूँ, तो इक्विलिब्रियम हमारा सेट हो गया। तो कुछ इस तरीके से हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट आता है Q इज ग्रेटर देन W, मीन्स Q है वो उसकी वैल्यू ज्यादा आ जाए किससे, इस Kc से, तो वहां पर क्या रिएक्शन होगी, इन बैकवर्ड, मीन्स कि हमारा क्या होगा, जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड में चल रही होगी। कब, जब हमारी Q की वैल्यू ज्यादा हो और Kc की वैल्यू क्या हो, कम हो। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि मतलब कि जो आपने पढ़ा है वो थोड़ा कम पढ़ रहा, और जो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि वो हमने कुछ एक्स्ट्रा हम बता रहे हैं। तो वैसे आपके इसमें फायदा ये है कि ये Kc की वैल्यू ज़्यादा होगी, मीन्स मैं थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, आपने जो पढ़ा था वो 1-2 पॉइंट कम पढ़ा था। तो जो एक्स्ट्रा पॉइंट है उसको आराम से सीखते रहना। यहाँ पर लास्ट पॉइंट आता है इफ़ K इज़ लेस देन K, मतलब कि इफ़ Q इज़ लेस देन K, मीन्स अगर जो ये Q है इसकी वैल्यू तो हमारी क्या हो जाए, कम हो जाए, और जो ये K की वैल्यू है ये ज़्यादा हो जाए, तो उस टाइप में रिएक्शन क्या होगी, उस टाइप में हमारी फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही होगी, मीन्स इस तरफ से हमारी उस तरफ जा रही होगी। फॉर एग्जांपल, जैसे मतलब आप पढ़ के बैठे हो अच्छे से, आपने सब कुछ कर लिया, रिवीजन भी अच्छे से कर लिया, आपने सैंपल पेपर सब कुछ सोल्व कर लिया, अब आप जो वीडियो देख रहे हो एक तरह से आपका रिवीजन हो जाए वो, और बाकी मैं जो ये समझा रहा हूँ, जो क्वेश्चन करा रहा हूँ, आपने उससे एक स्टेप आगे आप करके बैठे हो, तो ये कुछ इस तरीके का काम हो जाएगा। तो Q और K से हम क्या है आपस में एक दूसरे को कंपेयर करके बता सकते हैं कि जो इक्वेशन है उसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अटेन हो चुका होगा या नहीं, रिएक्शन फॉरवर्ड में हो रही होगी या हमारी बैकवर्ड में हो रही होगी। इन तीनों पॉइंट को हम इस तरीके से देख के बता सकते हैं। नेक्स्ट आता है कैलकुलेटिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। वो तो यही है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने के लिए भी हम हेल्प कर सकते हैं। बाकी किस तरीके से करते हैं वो आपको यहाँ पर मतलब शो हो ही रहा होगा। बाकी जो ये नॉर्मल फॉर्मूला है इसी तरीके से हम सॉल्व करते हैं। मेन बात क्या रखते हैं, जो हमारी कंसंट्रेशन है, जो उस टाइम पर हमारी जो कंसंट्रेशन है उसी को हम लेके चलते हैं। तो इस तरीके से आ जाता है हमारा एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। मींस जो हमारा इक्विलिब्रियम बना हुआ है उसमें अगर हम कुछ चेंजेस करें, मींस प्रेशर की वैल्यू बाहर से एक्सटर्नली हम प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम इनकी वैल्यू अगर हम चेंज करते हैं तो जो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो किस तरीके से रिएक्ट करता है, वो किस तरीके से चेंज होता है, वो हम सब चेकआउट करते हैं। देखो इसका हमारा दूसरा नाम भी जिसको हम बोलते हैं ली चैटरफील्ड प्रिंसिपल, ये हमारा इसका नाम आ जाता है। देखो मतलब कि है ये बड़ी सिंपल सी चीज। ये हमारा क्या होता है, जब भी हमारी कोई रिएक्शन हो रही है, मींस यहां से यहां हमारी कोई रिएक्शन हो रही है, इसमें हम टेम्परेचर, प्रेशर या कुछ भी हम अपना चेंज कर रहे हैं। मान लो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहां पर हमारा बन रहा था, तो यहां पर हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने नॉर्मल में ये बन रहा था। अगर हम प्रेशर, टेम्परेचर या फिर हम कुछ वैल्यू बाहर से हम चेंज कर रहे हैं तो ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये अपने आप ही मतलब क्या है, अपने आप ही शिफ्ट हो जाएगा किस तरफ, या तो इस तरफ या तो इस तरफ। अपने आप ही क्या है, एक अपने आप ही न्यूट्रलाइज जो इफेक्ट है बाहर का, मींस जो हम बाहर से चेंज कर रहे हैं उस इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए अपने आप ही क्या एक इस साइड या फिर उस साइड क्या शिफ्ट हो जाएगा। इसी प्रिंसिपल को या फिर इसी चेंज को हम बोलते हैं ली चैटरलिस प्रिंसिपल। ये हमारा सिंपल सा आ जाता है। अब यहां पर देखते हैं फैक्टर्स बाय विच इक्विलिब्रियम इज इफेक्टेड, मींस इक्विलिब्रियम की वैल्यू इधर होगी या उधर होगी,
वो कैसे कैसे हमारी चेंज होगी। सबसे पहले आता है चेंज इन कंसंट्रेशन। अगर हम कंसंट्रेशन में चेंज कर दें रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की, इनकी कंसंट्रेशन में चेंज कर दें तो इक्विलिब्रियम कैसे शिफ्ट होगा। जैसे पहला पॉइंट आता है इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट शिफ्ट इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन। मींस अगर हम जो हमारी ये रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है, इन दोनों की जो कंसंट्रेशन है उनको बढ़ा दें, मींस जो ओवरऑल रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है उनको बढ़ा दें, तो जो हमारा इक्विलिब्रियम है वो हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ के हमारा शिफ्ट हो जाएगा। मान लो पहले वो उसकी वैल्यू यहां पर थी, तो अब वो और आगे जाके बनेगा। क्यों? क्योंकि अब हमारे ज्यादा रिएक्टेंट हो गए, तो वो ज्यादा टाइम तक रिएक्ट करके तब जाके प्रोडक्ट बनाएंगे यहाँ। और बाकी वाइस वर्सा, अगर हम इसकी बढ़ा देंगे मींस जो प्रोडक्ट है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे, तो जो इक्विलिब्रियम है वो थोड़ा बैकवर्ड में हमारा क्या शिफ्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे पहले तो वैल्यू थी 3 × 10⁻², पहले ये वैल्यू थी, मैंने रिएक्टेंट की वैल्यू बढ़ाई, तो अब मेरे जो न्यू निकल के आएगा वो 3 × 10⁻³ मींस थोड़ा सा क्या आगे शिफ्ट हो जाएगा। वही अब मतलब कि इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए। नेक्स्ट आता है चेंज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर में चेंज करूंगा, इंक्रीज मींस जो इक्विलिब्रियम की वैल्यू है वो इंक्रीज होगी कब? शिफ्ट टुवर्ड्स द अगर मैं जो टेम्परेचर है उसको इंक्रीज करूंगा तो जो मेरा इक्विलिब्रियम है वो शिफ्ट टुवर्ड्स द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मींस जिस तरफ से भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही होगी, या तो इस साइड से या इस साइड से, मतलब कि हीट गिवन आउट हो रही होगी जिस साइड से, उस साइड हमारा क्या इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा। कब? जब मैं टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ाऊंगा। अगर मैं टेम्परेचर की वैल्यू डिक्रीज करूंगा तो वो क्या है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या शिफ्ट हो जाएगी। मींस जिस तरफ मेरी एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रही होगी वो इक्विलिब्रियम अब उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। कब? जब मैं जो टेम्परेचर की वैल्यू डिक्रीज कर दूंगा। नेक्स्ट आता है चेंज इन प्रेशर। प्रेशर को देखो यहां पर कैसे होगा, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था एनपी और एनआर की वैल्यू। एनपी एनआर का मतलब था, ये था एनपी था मतलब कि सी प्लस डी, जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट थे सी प्लस का डी, और ये था ए प्लस का बी, मतलब जो यहाँ पर हमारा a + b ये हमारा सिंपल आता था। देखो एनपी और एनआर से हमें हमारा पता चलेगा कि जो रिएक्शन है उसमें किस तरीके का चेंज आएगा। जैसे अगर एनपी एनआर के हमारा इक्वल है तो यहाँ पर हमारा कोई भी चेंज नहीं होगा। मींस अगर सी प्लस डी a + d के इक्वल है तो अगर हम प्रेशर बढ़ा घटा भी दें तो वहाँ पर ओवरऑल हमारा कोई भी चेंज नहीं होगा। अगर हमारी जो एनपी की वैल्यू है ग्रेटर होगी एनआर से, तो वहाँ पर क्या होगी, हमारी प्रेशर की वैल्यू क्या है, डिक्रीज हो जाएगी। मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी डिक्रीज हो जाएगा, यहाँ पर नो मतलब कोई भी चेंज नहीं होगा, यहाँ पर प्रेशर की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। और प्रेशर की वैल्यू डिक्रीज होने का मतलब कि जो कंसंट्रेशन है एक तरीके से जब गैसेस स्टेट में लेते हैं तो पी की वैल्यू कम हो गई, तो वहाँ से हमारा जो केसी की वैल्यू जैसे इस तरीके से चेंज हो रही है सेम हमारी ऐसी चेंज होगी। यहाँ पर थर्ड पॉइंट आता है अगर जो एनआर है वो ग्रेटर है एनपी, मींस जो रिएक्शन हो रही है उसमें एनआर की वैल्यू एनपी से ग्रेटर है, तो हमारा क्या है वहां पर जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा। मींस जो रिएक्शन के जो ये प्रेशर की जो वैल्यू थी, इनकी मोलर कंसंट्रेशन जो लेते थे प्रेशर में, उनकी क्या वैल्यू इंक्रीज हमारी हो जाएगी। तो ये हमारे कुछ इस तरीके से चेंज आते हैं। नेक्स्ट आता है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में? नो इफेक्ट, कोई भी हमारा इफेक्ट नहीं डालेगा। इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस का इफेक्ट क्या होगा, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम पे उसका हमारा कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। एंड सेकंड पॉइंट आता है इनर्ट गैस का ही, एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स दैट साइड वेयर नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीजेस। मींस हमारा अगर इसमें हम इनर्ट गैस मिलाते हैं, मींस यहाँ पर इनर्ट गैस की रिएक्शन कराते हैं, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या चेंज आएगा, अगर इसका वॉल्यूम कांस्टेंट है तो कोई चेंज नहीं आएगा। अगर वहाँ पर हमारा क्या है कांस्टेंट प्रेशर है तो वहाँ पर एक हल्का सा चेंज आएगा। जो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो थोड़ा सा उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा जिस तरफ हमारे नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या है ज़्यादा होंगे। तो ये सिंपल सा हमारा पॉइंट आ जाता है। ये सब आ जाते हैं हमारे फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। मींस केमिकल इक्विलिब्रियम कहां पर बनेगा और किस तरफ हमारा शिफ्ट होगा, इस तरीके से अगर हम चेंजेस करें तो ये सब हमारे वो पॉइंट्स आ जाते हैं। नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन ऑफ ली चैटरलिन प्रिंसिपल। मींस जो ये प्रिंसिपल है ये इस तरफ शिफ्ट होगा, ये उस तरफ शिफ्ट होगा, यहां पर ये बन सकता है। इसको हम यूज रियल लाइफ में कैसे यूज करेंगे, मींस इंडस्ट्रियल पर्पस क्या है इसका यूज करने का, या फिर मतलब ये यूज कहां पर हमारा होता है। तो उसमें फर्स्ट पॉइंट आता है फॉर्मेशन ऑफ NH3। मींस जो हाइबर प्रोसेस होता है NH3 हम बनाते हैं, काफी यूजफुल हमारे लिए होता है, तो वहां पर हमारा यूज होता है। नेक्स्ट आता है फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। मींस नाइट्रिक ऑक्साइड हम भी बनाते हैं, मतलब फैक्ट्रीज में बनता है, इंडस्ट्रीज में बनता है, तो वो मतलब उसको बनाने में भी ये हमारा जो प्रिंसिपल है ये यूज होता है। नेक्स्ट आता है फॉर्मेशन ऑफ SO3। जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस होता था SO3 हम बनाते थे, उसमें भी हमारा मतलब ये वाला ली चिटरलिन प्रिंसिपल हमारा क्या यूज होता है। ब्रास प्रोसेसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ H2। मींस एक प्रोसेस होता है हमारा ब्रास प्रोसेस जिसमें हम क्या है H2 की मैन्युफैक्चर करते हैं, हम अपना मतलब कि बैटरीज में और जगह डालने के लिए H2 की जो है फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो रिएक्शन है उसका इक्विलिब्रियम सेट करने के लिए इस प्रिंसिपल को हम अपना क्या है यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है आइस वाटर इक्विलिब्रियम। जो आइस और वाटर का इक्विलिब्रियम
इक्विलिब्रियम बनाने के लिए भी ये प्रिंसिपल यूज करते हैं, वाटर वेपर इक्विलिब्रियम में भी यूज करते हैं। बाकी बात सोल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस में सब्सटेंस की सोल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए या फिर उसको मतलब कि चेक करने के लिए वहां पर हम अपना जो ये प्रिंसिपल है, ये जो फैक्टर्स है, इनको हम क्या यूज करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारी डिसोसिएशन ऑफ सॉलिड इन वाटर, मींस जो वाटर है उसमें जो सॉलिड है वो सोल्यूबल होगा या नहीं होगा, उससे रिलेटेड हमारी प्रॉपर्टी आती है। देखो यहां पर आता है इफ द प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, अगर जो हमारी रिएक्शन हो रही है वो एंडोथर्मिक है तो वहां पर जो सोल्युबिलिटी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टेम्परेचर के। और अगर इसका अपोजिट होता है, मींस जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है, तो वहां पर जो सोल्युबिलिटी होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी हमारे टेम्परेचर के। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने, एंडोथर्मिक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक्सोथर्मिक तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी हमारी सोल्युबिलिटी। एक पॉइंट आता है यहां पर सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड ऑलवेज इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग प्रेशर, मींस अगर आपको प्रेशर बढ़ाते हो तो आपकी जो सोल्युबिलिटी है वो हमेशा क्या है आपकी इंक्रीज होगी, एक लिमिट तक ही मतलब हमारी क्या है इंक्रीज होगी, लेकिन प्रेशर बढ़ाने से हमेशा जो सोल्युबिलिटी है वो इंक्रीज ही होगी, वेदर जो आपकी रिएक्शन है वो एंडोथर्मिक हो चाहे हमारी क्या एक्सोथर्मिक हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है यहां पर, मींस नेक्स्ट टॉपिक आता है आयनिक इक्विलिब्रियम। देखो आयनिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, जैसे अभी हम पढ़ते आ रहे हैं कि हमारा A प्लस बी था, उससे हमारा क्या है C प्लस डी हमारा कुछ बन रहा था, ये हमारा सिंपल सा क्या इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम आता है। अगर हमारा कुछ ऐसा हो कि ए बी मेरा एक कोई कंपाउंड हो और उसको क्या है मैं वाटर में या किसी चीज में डिसोल्व करता हूं और वहां पर मेरा ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव, मींस इस तरीके से वो क्या एक तरह से डिसोशिएट हो जाए, मींस जो ये आयनिक कंपाउंड था ये अपने जो आयंस थे उसमें आयनायंस और कैटायंस में डिसोशिएट हो जाए और वहां पर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाए, तो उस टाइप के इक्विलिब्रियम को हम बोलेंगे अपना आयनिक इक्विलिब्रियम। तो ये सिंपल से इसका मतलब आ जाता है। यहां पर आ जाता है इट ओनली एग्जिस्ट इन एक्वस स्टेट, मींस ये जो आयनिक इक्विलिब्रियम है ये हमेशा मींस जब कब बनेगा, ये हमेशा क्या एक्वस स्टेट में ही बनेगा, मींस जब डिसोसिएशन होगा तभी तो बनेगा, और डिसोसिएशन कहां पर होगा हमारा क्या एक्वस स्टेट में ही होगा। इस सिंपल सा हमारा कांसेप्ट आ जाता है। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का आपको मतलब पता ही है कि ये हमारा क्या एक मतलब कि लिक्विड सब्सटेंस होता है जो कि क्या इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा देता है, बाकी अगर इसमें हम कुछ मिलाते हैं तो उसको भी क्या डिसोशिएट कर देता है। ये आ जाता है हमारा इलेक्ट्रोलाइट। इट फर्निश आयंस इन सॉल्यूशन, एग्जांपल एसिड बेस सॉल्ट, मींस एसिड हो सकता है, बेस हो सकता है, ये सॉल्ट हमारा हो सकता है, कौन इलेक्ट्रोलाइट। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आता है। देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब क्या है, जैसे मेरे पास ए बी कोई मेरे पास आयनिक कंपाउंड था, मान लो फॉर एग्जांपल इसके 100 मोल्स क्या है स्टार्टिंग में थे, तो जैसे जैसे ये डिसोसिएशन अपना स्टार्ट करेगा, मान लेते हैं इसकी क्या है कि 70 मोल्स जो है वो डिसोशिएट हुए हैं, मतलब 30 मोल्स रह गए, इसके क्या है टोटल 100 में से 70 मोल डिसोशिएट हुए हैं, तो हम क्या है इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बता सकते हैं कि वो कितनी, मींस ये ज्यादा डिसोशिएट हुआ है, कम डिसोशिएट हुआ है या कितना होगा। तो इसको जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होती है उसको हम क्या अल्फा से डिनोट करते हैं और निकालते कैसे हैं, जितने भी हमारे डिसोल्व मतलब डिसोशिएट हुए हैं वो ऊपर और जो डिसोसिएशन टोटल थे उसको नीचे रख के जो हमारी वैल्यू आती है, जो एक नंबर आता है वही हमारा बताता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इससे हम क्या पता लगा सकते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है वेदर वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है या फिर क्या वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वो हम पता लगा सकते हैं। मींस क्या इजीली आयोनाइज हो जाएगा, मींस इजीली डिसोशिएट हो जाएगा वो, या फिर मतलब कि बहुत हार्डली क्या डिसोशिएट होगा, वो हम इस वैल्यू से क्या है बता सकते हैं। यहां से कंसेप्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से रिलेटेड है क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट दो तरीके के, स्ट्रॉन्ग एंड हमारे वीक। जो इजीली डिसोशिएट हो जाएंगे वो क्या होंगे हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, मींस ज्यादा आयंस हमारे मिलेंगे, और जो हमारे क्या बहुत रेयरली हमारे क्या डिसोशिएट होंगे वो हमारे किस टाइप के इलेक्ट्रोलाइट होंगे, वो होंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट। जैसे हमारे कुछ एग्जांपल आ जाते हैं, एसिडिक के भी आ जाते हैं, हमारे कुछ बेसिक के भी हमारे एग्जांपल आ जाते हैं, और साथ साथ हमारे सॉल्ट्स के आ जाते हैं जैसे NaCl, KCl, Na2SO4, ये सब हमारे क्या इलेक्ट्रोलाइट्स आ जाते हैं। इनमें से देखो ध्यान क्या रखना है, जो एसिडिक है उसमें तो ज्यादातर हमारा क्या होता है HCl, H2SO4, मींस जिसमें हमारा क्या H पॉजिटिव से रिलेटेड होता है, और जो बेसिक होते हैं उसमें OH हमारे क्या है ज्यादातर होते हैं, मींस ये क्या है कॉमन अंडरस्टैंडिंग से है, इस तरीके से हमारे एसिड और बेस होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट एक टॉपिक आता है डिसोसिएशन एंड आयोनाइजेशन। इसको ध्यान से समझना। देखो दो चीजें हैं हमारी यहाँ पर, एक तो डिसोसिएशन एंड एक है हमारी आयोनाइजेशन। देखो दोनों में बिल्कुल हल्का सा डिफरेंस है। डिसोसिएशन का मतलब क्या है, अगर हमारा कोई आयनिक कंपाउंड है, यहां पर ध्यान देना जो मैं वर्ड बोल रहा हूं, यहां पर है मेरा, अगर मेरा कोई क्या आयनिक कंपाउंड है उसको मैं क्या लिक्विड में डिसोल्व करता हूं और वो अपने जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयंस है अनायन कटायन उसमें क्या डिसोशिएट हो जाता है, तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे डिसोसिएशन। कौन सा आयनिक कंपाउंड अलग अलग हो गया तो उसको बोलेंगे डिसोसिएशन। और अगर मेरे पास क्या है कोई न्यूट्रल कंपाउंड है, न्यूट्रल कंपाउंड फॉर एग्जांपल मेरे पास HCl है, HCl तो कोई मतलब आयनिक कंपाउंड नहीं है, ये क्या है मेरा न्यूट्रल कंपाउंड है। अगर मैं इसको क्या है लिक्विड में डिसोल्व करता हूं और उसमें मतलब इलेक्ट्रोलाइट में डिसोल्व करता हूं तो ये H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में क्या है मेरा अगर आयोनाइज हो जाता है, मींस इसके जो आयंस है वो अलग अलग हो जाते हैं,
हैं। तो इस प्रोसेस को मैं क्या बोलूंगा, आयनाइजेशन बोलूंगा। डिफरेंस कितना है, आयनिक कंपाउंड अगर डिसोसिएट होगा तो डिसोसिएशन, और अगर न्यूट्रल कंपाउंड डिसोसिएट होगा तो उसको बोलेंगे अपना आयनाइजेशन बोलेंगे। तो ये सिंपल से हमारे क्या दोनों का मीनिंग आ जाता है। नेक्स्ट आते हैं हमारी ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। तो ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ सिंपल सा है, बाकी इससे न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं। देखो ये बताता क्या है, ये वो बताता है कि जो हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसमें जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो कितना डिसोसिएट होगा, मींस उसकी जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगी, जो उसका अल्फा होगा वो हमारा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वो हमारा क्या है उसके वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये हमारा जो ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ है वो हमारा ये बात बताता है। बाकी किस तरीके से करते हैं वो हमारा इस फोटो में आ जाता है। बाकी मेन जो कंसेप्ट आता है इसका कि ये क्या किस काम के आता है, कि जो हमारे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट के, यहाँ पर ध्यान रखना जो ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ है वो सिर्फ हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ही लगता है, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वहां पर ये हमारा लॉ नहीं लगता। तो वो क्या है, जो वॉल्यूम है इलेक्ट्रोलाइट का उसके क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उसके स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कौन, ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, ये हमारी बात बताता है। नेक्स्ट आते हैं हमारी एसिड एंड बेस। देखो इस चैप्टर का एक तरीके से बोल सकते हैं सेकंड पार्ट आता है एसिड एंड बेस। देखो एसिड एंड बेस इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट भी और बाकी इससे काफी क्वेश्चन भी आते हैं। देखो यहां पर हम देखेंगे कि क्या कौन सी जो कंपाउंड है, कौन सा हमारा सब्सटेंस है वो एसिड है और कौन सा हमारा क्या है बेस है, ये हमारा इसमें मेन पॉइंट आता है। देखो पता लगाने के हमारे पास दो मेथड है, एक तो हमारा क्लासिकल मेथड है और दूसरा आ जाता है हमारा मॉडर्न कंसेप्ट। सबसे पहले चेकआउट करेंगे क्लासिकल कंसेप्ट। क्लासिकल कंसेप्ट का मतलब क्या है, जैसे क्लासिकल का मतलब होता है ओल्ड स्कूल, तो ओल्ड तरीका क्या है जो आप अपना 6th 4 इवन 5th 4th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। एसिड क्या होगा, एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि सबसे पहले जिसका टेस्ट क्या होगा, सोर होगा, बाकी लिटमस पेपर को ब्लू से रेड में कन्वर्ट कर देगा और साथ साथ क्या मेटल के साथ भी रिएक्ट करेगा। ऐसे सब्सटेंस को आप क्या बोलोगे, हम बोलते हैं वो एसिड है। बाकी बेस क्या होगा, बेस मतलब कि जो बीटर टेस्ट करेगा, ये क्लासिकल कंसेप्ट है, जो बीटर टेस्ट करेगा जिसका सोपी टच होगा और जो रेड लिटमस को क्या ब्लू में कन्वर्ट मतलब कि टर्न कर देगा, उस टाइप के सब्सटेंस को हम बोलेंगे क्या बोलेंगे, अपना बेस मतलब कि बेस बोलेंगे। तो ये आ जाता है हमारा क्लासिकल कंसेप्ट। लेकिन ये मतलब कि सारे जो सब्सटेंस है उन पर हमारा क्या एप्लीकेबल नहीं होता, कुछ सब्सटेंसेस हमारे क्या मतलब इसको फॉलो नहीं कर पाते, या फिर हम मतलब आप भी देखो हर चीज को क्या क्या टेस्ट करके बताओगे। मान लो कोई चीज है, आप मतलब आपसे पूछे कि ये एसिड है या बेस है, आप उसको टेस्ट करने लग जाओ कि आप बता ही ना पाओ कि मतलब खाते ही गेम ओवर हो गया, बता ही ना पाओ कि वो एसिड था या बेस था, तो मतलब ये हमारा हर जगह नहीं लग सकता। तो नेक्स्ट आया हमारा मॉडर्न कंसेप्ट। अब मॉडर्न कंसेप्ट में हमारे कुछ कंसेप्ट आते हैं। सबसे पहले आता है हमारा यहाँ पर आर्हेनियस कंसेप्ट। देखो आर्हेनियस कंसेप्ट में क्या आएगा, इसमें होगा कि जो एसिड होगा ऐसा सब्सटेंस, मतलब कि एक सब्सटेंस है ऐसा सब्सटेंस जो H पॉजिटिव मींस पानी में मिलाने पर, एसिड पर मिलाने पर H पॉजिटिव दे देगा, उस सब्सटेंस को हम बोलेंगे वो होगा हमारा कौन, एसिड। और ऐसा सब्सटेंस जो हमारा क्या पानी पर मिलाने में क्या है OH नेगेटिव दे देगा, तो उस सब्सटेंस को हम बोलेंगे क्या है, वो हमारा क्या है, बेस है। तो इस तरीके से हम अपना एसिड और बेस को क्या है डिफाइन कर सकते हैं कि कौन एसिड होगा कौन बेस, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस आयनाइजेशन कंसेप्ट। तो जो H पॉजिटिव दे देगा वो एसिड और जो OH नेगेटिव दे देगा वो हमारा क्या आएगा, बेसिक आएगा। अब देखो ये भी कंसेप्ट हमारा काफी हद तक ठीक है, लेकिन इसमें हमारी क्या है कुछ लिमिटेशन आ जाती है। देखते हैं लिमिटेशन। बाकी इससे पहले एक पॉइंट देख लेते हैं, H पॉजिटिव और कहीं पर हमारा लिखा मिलेगा H3O पॉजिटिव, तो ये दोनों बातें हमारी क्या सेम ही होती हैं। बाकी ये बनता कैसे है, देखो आपका क्या है एसिड जो सब्सटेंस है वाटर के साथ रिएक्ट करके H पॉजिटिव निकाल देगा, लेकिन ये जो H पॉजिटिव होता है ये ना बहुत ज्यादा मतलब कि परेशान बोल सकते हैं या फिर बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, ये शांति से नहीं बैठता। अब ये पानी में मिला हुआ है तो ये जो H2O है उसके साथ रिएक्ट करके H3O पॉजिटिव H3O पॉजिटिव ये बना लेता है। तो H पॉजिटिव और H3O पॉजिटिव दोनों एक ही चीज होती है, जो इनको निकालेगा दोनों को एसिड, जो उसको निकालेगा वो बेस हमारा होता है। अब देख लेते हैं इसकी कुछ लिमिटेशन, मींस ये जो कंसेप्ट है इसकी लिमिटेशन आती है। सबसे पहले लिमिटेशन तो यही है कि ये हमेशा मतलब कि जो एसिड है और बेस है जब उसको वाटर में मींस एक्वस स्टेट में लेंगे तभी हम बता पाएंगे कि कौन एसिड था और कौन हमारा बेस था, क्योंकि जब वो मिलेंगे तभी ऐसे H पॉजिटिव को और OH नेगेटिव को क्या है निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले ये सिर्फ एक्वस मीडियम तक ही लिमिटेड है। सेकंड पॉइंट आता है फेल्स टू एक्सप्लेन एसिडिक कैरेक्टर ऑफ सब्सटेंसेस लाइक SO2 SO3 मींस जैसे SO2 हो SO2 और SO3 है, ये एक ऐसे कुछ ऐसे एसिडिक सब्सटेंस है, एसिड है, लेकिन ये क्या है इनके पास ना तो खुद H है तो ये H पॉजिटिव भी नहीं निकालेंगे, लेकिन एसिड तो है, तो ये जो कंसेप्ट है ये इन वाले कंपाउंड्स के लिए क्या फेल हो जाता है। बाकी कुछ बेस भी आते हैं जैसे MgO और CaO
और NH3, इनके पास क्या है OH नेगेटिव नहीं होता, मींस ये वाटर में मिलने के बाद OH नेगेटिव नहीं निकालते, लेकिन बेसिक तो है, तो वहां पर इन ऐसे कंपाउंड्स के लिए क्या है, ये वाली थ्योरी फेल हो जाती है। इसलिए हमारी एक नई थ्योरी आती है, वो आती है ब्रोंस्टेड-लॉरी कंसेप्ट। ये भी हमारा काफी इंपॉर्टेंट होता है। देखो इसमें क्या होता है, जो एसिड है वो क्या होगा, एक तरह से प्रोटॉन डोनर होगा। मींस यहां पर बात करते हैं जो एसिड होगा अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड-लॉरी थ्योरी, जो एसिड होगा वो H पॉजिटिव को क्या है, डोनेट कर देगा। जो H पॉजिटिव को डोनेट कर देगा जो सब्सटेंस, उसको बोलेंगे एसिड। और जो बेस होगा मींस ऐसा सब्सटेंस जो H पॉजिटिव को ले लेगा, मींस एक प्रोटॉन एक्सेप्टर होगा, उसको हम बोलेंगे अपना बेस। जो डोनर होगा H पॉजिटिव डोनर, प्रोटॉन बोल सकते हैं, मतलब कि पॉजिटिव चार्ज तो प्रोटॉन डोनर हमारा एसिड, और जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होगा उसको हम बोलेंगे अपना बेस बोलेंगे। ये किसके अकॉर्डिंग आता है, ब्रोंस्टेड-लॉरी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमारी ये बात आती है। ये सिंपल सा हमारा पॉइंट आता है। अब यहां से एक चीज आती है हमारी एम्फोटेरिक स्पीसीज। देखो एम्फोटेरिक स्पीसीज आपने 10th क्लास में भी पढ़ा था, काफी इंपॉर्टेंट आता है कार्बोनेट्स कंपाउंड चैप्टर से, शायद मेटल एंड नॉन मेटल से टॉपिक आता है। देखो इसका मतलब क्या है, एम्फोटिक स्पीसीज ऐसी वो स्पीसीज होती हैं जैसे आपके मेटोलाइट्स होते हैं ना, मेटल और नॉन मेटल की दोनों की प्रॉपर्टी रखते हैं, ऐसी एम्फोटिक स्पीसीज वो स्पीसीज होती हैं जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर जाए, उस टाइप की स्पीसीज को हम बोलते हैं एम्फोटिक स्पीसीज। एग्जांपल याद रखना, एग्जांपल है हमारा H2O। इस तरीके से हमारा क्या रिएक्ट करता है कि जो H2O है वो हमारा क्या HNO3 से भी रिएक्ट कर रहा है, मींस एसिड से भी रिएक्ट कर रहा है, और जो H2O है वो हमारा क्या NH3 से भी, मींस एक बेस से भी रिएक्ट कर रहा है। तो ऐसी चीज, ऐसी स्पीसीज जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर जाए, उसको हम बोलेंगे अपना एम्फोटेरिक स्पीसीज। ये सिंपल सा हमारा कंसेप्ट आ जाता है। नेक्स्ट इसमें एक टर्म आती है कॉन्जुगेट पेयर। देखो कॉन्जुगेट पेयर का मतलब है एक एसिड होगा और एक हमारा बेस होगा, मींस दो ऐसे सब्सटेंस जिसमें सिर्फ डिफरेंस कितना होगा, एक प्रोटॉन का होगा। फॉर एग्जांपल एक HCl है और एक Cl नेगेटिव है, तो इसके पास क्या है, एक H पॉजिटिव एक्स्ट्रा है। तो ऐसा पेयर जिसमें एक सब्सटेंस के पास हमारा क्या है, एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन हो, तो उस टाइप के पेयर को हम बोलते हैं कॉन्जुगेट पेयर। यहां से हमारी दो चीजें आएंगी, कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस। तो कॉन्जुगेट एसिड कौन होगा, जिसके पास क्या है हमारा क्या, एक एक्स्ट्रा H पॉजिटिव होगा, उसको बोलेंगे हम कॉन्जुगेट एसिड, और जिसके पास एक मतलब कि प्रोटॉन जो है कम होगा, उसको बोलेंगे अपना कॉन्जुगेट बेस। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ जाता है कि कॉन्जुगेट बेस आपको 2-3 दे देंगे, इसमें से कौन सा कॉन्जुगेट बेस और कौन सा कॉन्जुगेट हमारा क्या है, एसिड है। तो ये सिंपल सा हमारा मतलब कि छोटा सा टॉपिक आ जाता है। नेक्स्ट आता है लुईस कंसेप्ट। लुईस कंसेप्ट इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मींस ज्यादातर मैक्सिमम हम ये यूज करेंगे कि कौन एसिड है कौन हमारा बेस है। देखो लुईस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या बात होती है कि जो एसिड होता है, मींस दो सब्सटेंस है हमारे पास, एसिड और बेस। अगर जो मतलब कि सब्सटेंस है वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन, मींस जो इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं लोन पेयर, जो अनशेड पेयर हैं उनको क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, उस सब्सटेंस को हम बोलेंगे एसिड। और ऐसा सब्सटेंस जो लोन पेयर है और जो अनशेड पेयर है उनको डोनेट करा देगा, उसको बोलेंगे अपना बेस। ये सिंपल सा आ जाता है हमारा लुईस कंसेप्ट, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन लोन पेयर या फिर अनशेड पेयर, कुछ भी नाम दे सकते हैं, उनको एक्सेप्ट कर लेगा, उसको बोलेंगे एसिड, और जो उनको डोनेट करने की टेंडेंसी रखेगा उसको बोलेंगे अपना बेस। ये सिंपल सा आ जाता है हमारा लुईस कंसेप्ट। बाकी यहां पर ध्यान रखना है, यहां पर दो चीजें आएंगी, एक तो लुईस बेस। लुईस बेस का एक दूसरा नाम होता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स, न्यूक्लियोफाइल्स। और जो लुईस एसिड होता है उसका जो दूसरा नाम होता है वो होता है हमारा इलेक्ट्रोफाइल्स। ये जब हम रिएक्शन करेंगे वहां पर हमारे क्या बहुत ज्यादा दोनों वर्ड यूज होंगे। इस चैप्टर में तो ये ज्यादा यूज नहीं होते, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोफाइल्स न्यूक्लियोफाइल्स बहुत ज्यादा यूज होते हैं। तो ध्यान रखना, जो लुईस बेस है, बेस का मतलब जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करा देगा, मींस लोन पेयर को टेंडेंसी रखेगा देने की, उसको बोलेंगे हम अपना क्या, लुईस बेस मींस न्यूक्लियोफाइल्स। और जो लुईस एसिड है वो क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल्स होगा, मींस इलेक्ट्रॉन सीकिंग होगा, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखेगा। ये सिंपल सा हमारा क्या लुईस कंसेप्ट आ जाता है। अब यहां से जो स्टार मेन पॉइंट आता है वो आता है ऑल लुईस बेस आर ब्रोंस्टेड बेस, मींस जितने भी जो ये वाली लुईस थ्योरी है हमारी, लुईस कंसेप्ट बोल सकते हैं, जो इसमें जो बेस घोषित हुआ है बोल सकते हैं, मींस इसमें जो बेस हमारा बना है, जो हमारा ब्रोंस्टेड थ्योरी थी उसके जो उसमें बेस होगा, ये वाला जो इसमें बेस था वो इसमें भी क्या होगा, बेस होगा। क्यों, क्योंकि यहां पर H पॉजिटिव लेने का काम कर रहा है, मींस एक पॉजिटिव चार्ज लेना। अब जो पॉजिटिव चार्ज लेगा ऑटोमेटिकली एक तरीके से वो नेगेटिव चार्ज देने की टेंडेंसी रखेगा, यहां पर नेगेटिव चार्ज देने की टेंडेंसी ये रख रहा है। तो जो लुईस बेस होगा सेम वही हमारा क्या होगा, जो हमारा ब्रोंस्टेड-लॉरी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो बेस था, और जो लुईस
एसिडिक लुईस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बेस है वो दोनों क्या होंगे, सेम सेम होंगे। ये हमारा क्या है, बेस के लिए पॉइंट आ जाता है। बाकी जो इसमें जो एसिड है मींस लुईस का जो एसिड है, लुईस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो एसिड बना है और ब्रोंस्टेड थ्योरी के अकॉर्डिंग जो एसिड बना है वो हमेशा क्या होंगे, ऐसा जरूरी नहीं होगा कि दोनों के क्या सेम सेम होंगे। हो सकता है वो इसके मतलब ब्रोंस्टेड थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड हो और लुईस के अकॉर्डिंग वो एसिड ना हो। बेस तो हमेशा दोनों में ही सेम होंगे, लेकिन एसिड हमारा हो सकता है दोनों में क्या अलग अलग बता दिया कि यहाँ पर ये एसिड है, लेकिन वहाँ पर जाके क्या एसिड की प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा। तो ये आ जाता है हमारा लुईस कंसेप्ट, ये सिंपल सा हमारा कंसेप्ट आ जाता है। नेक्स्ट आता है लिमिटेशन इसकी, मतलब जो लुईस कंसेप्ट है इसकी लिमिटेशन आती है, फेल्स टू एक्सप्लेन द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ द कॉमन एसिड, जैसे हमारे HCl है, HNO3 है या फिर H2SO4 है। देखो सबको पता है ये एसिड है और काफी मतलब कि हाईली रिएक्टिव एसिड है, लेकिन लुईस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, ये वाले क्या है एसिडिक में मतलब कि एसिडिक कैटेगरी में फॉल नहीं होते। तो ये आ जाती है हमारी इसकी कुछ लिमिटेशन। नेक्स्ट आता है कंपैरिजन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, मींस कोई एसिड है और हमारे पास कोई बेस है, हम उसमें कैसे पता लगाएंगे कि ये अच्छा एसिड है, मींस ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, या फिर ये वीक एसिड है या वीक बेस है। तो सिंपल यहाँ पर होगा डिग्री ऑफ उसकी एक तरह से डिसोसिएशन, मींस वहाँ पर हम यूज करेंगे अपना डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट, मींस जो जितनी जल्दी से आयंस को दे देगा और जितने ज़्यादा देगा उसको हम बोलेंगे क्या, वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। जितने ज्यादा H पॉजिटिव दे देगा वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड, जितने ज्यादा OH नेगेटिव दे देगा वो स्ट्रॉन्ग बेस, जितने कम देगा वो उतना ही क्या होगा, हमारा वीक होगा। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट आ जाता है हमारा बताने के लिए कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड हमारी बेस कितनी होगी। यहां पर हम यूज करते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट का, जिसको हम डिनोट करते हैं अपना Ka से या फिर हम Kb से करते हैं। Ka का मतलब है जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है एसिडिक के लिए, और Kb का मतलब है जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है हमारा क्या, बेसिक के लिए। नेक्स्ट आता है यहां पर हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस। देखो यहाँ पर अगर हम ग्रुप्स में चले मींस ऊपर से नीचे जाएंगे तो हमारी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो बढ़ती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे क्या है एक तरीके से जो नंबर ऑफ शेल्स है वो भी बढ़ रही है, मींस इलेक्ट्रॉन गिविंग टेंडेंसी क्या बढ़ रही है। तो यहाँ पर हमारी जो ग्रुप में जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी, मतलब कि जो बोल सकते हैं स्ट्रेंथ होगी एसिड की और बेस की, वो क्या होगी, ज़्यादा होती चली जाएगी। ऐसे पीरियड्स में हमारा क्या होगा, जैसे हमारे लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो हमारी जो स्ट्रेंथ है एसिड बेस की वो भी हमारी क्या बढ़ती चली जाएगी। सो नेक्स्ट आता है हमारा आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, या बोल सकते हैं आयनाइजेशन ऑफ वाटर। देखो वाटर भी क्या होता है, जो प्योर वाटर होता है वो एक तरीके से क्या वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। मींस यहाँ पर जैसे ये H2O है तो ये H पॉजिटिव और हमारा क्या है OH नेगेटिव में क्या डिसोसिएट हो जाता है। जो हमारा प्योर वाटर होता है एक तरीके से वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो ये सिंपल सा अगर ये डिसोसिएट हो जाता है और यहाँ पर हम अपना इक्विलिब्रियम की जैसे Kc की वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ पर अगर हम अपना Kw की वैल्यू निकाल ले, जैसे यहाँ पर लिखते हैं, जैसे ये H2O था ये H पॉजिटिव और मेरा OH नेगेटिव में डिसोसिएट हो गया। तो यहाँ पर अगर मैं Kw की मींस जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसकी वैल्यू निकाल लूँ, यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं, ये ऐसे और ऐसे। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कि मेरा क्या है H पॉजिटिव, ऊपर रख देते हैं H पॉजिटिव ये और OH नेगेटिव ये वाला, और अपॉन मेरा H2O। तो जो मेरा Kw की वैल्यू है मीन्स इसी को हम बोलते हैं अपना आयनाइजेशन प्रोडक्ट, सॉरी आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। मीन्स जो मेरा वाटर था वो अपने क्या आयंस में क्या डिसोसिएट हो गया। तो ये सिंपल सा हमारा एक छोटा सा टॉपिक आ जाता है। बाकी जो H2O की वैल्यू होती है ये तो कांस्टेंट होता है तो उसकी वैल्यू हम 1 रखते हैं। बाकी इसको सोल्व करके जो वैल्यू आती है वो आती है मेरी 10⁻⁻⁴ मोल स्क्वायर पर हमारे जाते हैं लीटर स्क्वायर। तो ये मेरा क्या है सिंपल सी Kw की वैल्यू हमेशा ये आ जाती है। अब यहाँ से मेन पॉइंट क्या आता है, मेन पॉइंट ये आता है कि अगर जो मेरा वाटर है उसमें H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की जो कंसंट्रेशन है अगर वो दोनों आपस में इक्वल हो तो जो मेरा सॉल्यूशन था वो न्यूट्रल होगा, और अगर H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ज़्यादा हुई तो वो एसिडिक सॉल्यूशन माना जाएगा, और अगर OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन ज़्यादा हुई यहाँ पर ये सोल्व करने के बाद तो वो क्या है एक बेसिक सॉल्यूशन माना जाएगा। तो ये सिंपल सा इससे मतलब मेन पॉइंट ये आता है। नेक्स्ट मेरा टॉपिक आता है pH स्केल। देखो यहाँ से हमें मेन क्या समझना है, बाकी ये जो फॉर्मूलेज हैं ये सब डेफिनेशन यहाँ पर आपको शो हो रही है, यहाँ से आप देख सकते हैं। मेन पॉइंट यहाँ पर से हमें क्या समझना है, वही जो हम पहले से समझते आ रहे हैं कि हमारा ये क्या है pH स्केल क्या है, एक स्केल होता है मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन जो कि हमारा 0 से 14 तक होता है और 7 पर मतलब मिड पॉइंट इसका होता है। तो इससे जो पहले होता है मींस 0 से 7 वो हमारा एसिड मींस जिसकी वैल्यू ऐसा नंबर 0 से 7 मींस अगर किसी सब्सटेंस का नंबर 0 से 7 के बीच में आ रहा है तो वो क्या होगा एसिडिक कैरेक्टर का होगा, और इस साइड क्या हमारा बेसिक कैरेक्टर का होगा। तो ये सिंपल सा हमारा कंसेप्ट आ जाता है pH स्केल का। बाकी फॉर्मूले जो होते हैं वो हमारे इसके अकॉर्डिंग
होते हैं। नेक्स्ट आती है सोल्ट फॉर्मेशन। सोल्ट फॉर्मेशन सिंपल होती है, अगर एसिड के साथ हम बेस मिलाए तो हमारा क्या बनता है, सोल्ट बनता है, साथ में हमारा क्या बनता है, H2O मींस वाटर हमारा बनता है। मींस जैसे Na+Cl इज इक्वल टू NaCl+ का H2O। तो ये सिंपल सा, ये तो हम मतलब नॉर्मल सी बात है, ये सिंपल सा कंसेप्ट आ जाता है। देखो नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो होता है सोल्ट हाइड्रोलाइसिस। वैसे सोल्ट हाइड्रोलाइसिस जो है मतलब कि सिलेबस में लिखा हुआ नहीं है, बाकी छोटा सा टॉपिक है, देखते हैं। देखो ये कुछ इस तरीके से, अगर सोल्ट वाटर के साथ रिएक्ट करे और एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन बनाए तो उसको हम बोलते हैं अपना सोल्ट हाइड्रोलाइसिस। आगे बढ़ते हैं, इस टॉपिक को मतलब एक तरीके से स्किप ही करते हैं क्योंकि एग्जामिनेशन में नहीं आना। नेक्स्ट आता है बफर सॉल्यूशन। देखो बफर सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा, मान लो मेरे पास एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन वो एसिडिक हो सकता है, बेसिक हो सकता है, या फिर न्यूट्रल मींस जिसकी वैल्यू 7 हो, ऐसा सॉल्यूशन हो सकता है। मींस इसकी क्या है, कुछ पीएच वैल्यू होगी। मैं बाहर से इसमें कुछ एसिड या फिर कुछ बेस मिलाता हूं, अगर मैं बाहर से कुछ इसमें मिलाऊंगा तो उसकी जो पीएच की वैल्यू है या तो वो बढ़ेगी या वो घटेगी। मींस एसिड मिलाऊंगा या बेस मिलाऊंगा तो पीएच की वैल्यू में कुछ चेंज आएगा। लेकिन ये सॉल्यूशन क्या है, अगर ये बफर सॉल्यूशन है तो ये क्या करेगा, बाहर से मैंने कुछ भी मिलाया तो जो उसकी पीएच की वैल्यू है उसमें फिर भी कोई चेंज नहीं आएगा। बहुत थोड़ा सा ही मिलाया है, वैसे मैंने ज्यादा नहीं मिलाया। अगर मैं थोड़ा सा कुछ मिलाता हूं और उसकी पीएच की वैल्यू जो पहले थी वही रहे, मींस जो चेंज हो रहा है उसका रेजिस्ट हो जाए, तो इस टाइप के सॉल्यूशन को बोलेंगे बफर सॉल्यूशन। मींस चेंज को एक तरह से रेजिस्ट कर रहा है, पीएच चेंज को रेजिस्ट कर रहा है सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन को बोलेंगे बफर सॉल्यूशन। तो सिंपल सा हमारा ये सॉल्यूशन आ जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा इसका टाइप्स। देखो दो टाइप्स के होते हैं, एक तो सिंपल होता है हमारा, एक तो सिंपल होता है और एक होता है हमारा मिक्स। मिक्स में दो तरीके के आएंगे, एक तो एसिडिक और एक आएगा हमारा बेसिक। देखो सिंपल सॉल्यूशन क्या होगा, सिंपल सॉल्यूशन वही जो हमारा न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा उसको हम बोलेंगे अपना क्या है, ये बफर सॉल्यूशन सिंपल। जैसे कि दीज आर द सोर्ट्स ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। मींस इसमें जो बफर सॉल्यूशन है, अगर वीक एसिड हो और उसमें वीक ही बेस हो जो उसकी कॉन्स्टेंट्स आयंस हैं, तो उस टाइप के बफर सॉल्यूशन को बोलेंगे सिंपल बफर सॉल्यूशन। नेक्स्ट आता है मिक्स में एसिडिक और बेसिक होगा। देखो अगर यहाँ पर एसिडिक बफर सॉल्यूशन है तो उसमें हमारा क्या होगा, यहां पर लिखते हैं जो एसिडिक बफर सॉल्यूशन है तो उसमें हमारा एक तो चीज स्ट्रॉन्ग होगी और एक हमारी क्या होगी, वीक होगी। लिख लेते हैं स्ट्रॉन्ग। देखो अगर एसिडिक बफर सॉल्यूशन है तो जो स्ट्रॉन्ग होगा वो बेस होगा और वीक हमारा क्या होगा, एसिड होगा। मींस उल्टा होगा, यहां पर ध्यान रखना। अगर एसिडिक बफर सॉल्यूशन है तो स्ट्रॉन्ग उसमें बेस मिला होगा जो लिक्विड होगा, और वीक उसमें क्या होगा, एसिड होगा। और इसी का उल्टा होता है हमारा बेसिक बफर सॉल्यूशन। उसमें क्या होगा, उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और जो वीक होगा वो हमारा क्या होगा, बेस होगा। मींस जिस भी टाइप का सॉल्यूशन है, बेसिक है तो वही वीक होगा, बेस वीक होगा, और एसिडिक है तो एसिडिक हमारा क्या होगा, वीक होगा। इस टाइप के सॉल्यूशन को हम बोलते हैं एसिडिक और बेसिक बफर सॉल्यूशन। मेन पॉइंट क्या है, ये जो पीएच में जो चेंज हो रहा है उसको क्या है, रेजिस्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है बफर एक्शन। बफर एक्शन सिंपल यही है कि एक ऐसी प्रॉपर्टी जो रेजिस्ट, मतलब कि पीएच के जो चेंज हो रहा है उसको रेजिस्ट कर रही है, उसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं बफर एक्शन। नेक्स्ट आता है यहां पर हिंडसन इक्वेशन फॉर पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन। मींस जो बफर सॉल्यूशन है उसका पीएच निकालने के लिए हमारे पास एक इक्वेशन आ जाती है, जैसे ये पीएच इज इक्वल टू पी की पावर Ka/Kb प्लस का log सोल्ट कंसंट्रेशन ऑफ सोल्ट अपॉन एसिड इनटू बेस। ये हमारी क्या आ जाती है, ये एक तरह से इक्वेशन आ जाती है पीएच वैल्यू निकालने के लिए बफर सॉल्यूशन की। यहाँ पर जो Ka/Kb है वो आ जाते हैं हमारे डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ ए वाला एसिड, बी वाला हमारा बेसिक, और जो सोल्ट एसिड ये यहाँ पर हमें उनकी रखनी है जो मोलर कंसेंट्रेशन आती है वो। इस फॉर्मूले में हम सब अपनी वैल्यू रख के हम क्या निकाल सकते हैं, हम अपनी पीएच की वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट भी काफी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। देखो जैसे इसकी डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग आप समझ जाओगे। द डिक्रीज इन द डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट बाय द एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैविंग द कॉमन आयन इज नोन एज कॉमन आयन इफेक्ट। मींस हमारे पास कोई इलेक्ट्रोलाइट था, कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट था, तो उसकी जो डिसोसिएशन पावर है वो क्या है, उतनी डिक्रीज हो जाती है। कब, जब हम उसमें क्या है एक स्ट्रॉन्ग, मतलब कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिला दे जिसमें क्या है एक कॉमन आयन हो। मींस जो पहले से उसमें सॉल्यूशन में एक आयन पड़ा हुआ है उसमें हम एक और बाहर से एक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिला रहे हैं जिसमें क्या कॉमन आयन है। पहले भी उसमें आयन था, मान लो पहले जो इसमें था, इसमें Cl था पहले से, Cl नेगेटिव, और बाहर से मैंने NaCl या फिर कुछ भी ऐसी चीज मिला दी जिसमें Cl और ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, इसकी जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो पहले से पड़ा था उसकी क्या कम कर देगा। इसी कंसेप्ट को हम बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। तो नेक्स्ट आता है टॉपिक आता है सोल्युबिलिटी। देखो सोल्युबिलिटी का
सिंपल मतलब है कि हमारे पास कुछ सोलवेंट है, फॉर एग्जांपल 100 ग्राम सोलवेंट है, तो उसमें मैक्सिमम हमारा क्या कितना सोल्यूट डिसोल्व हो सकता है, उसी वैल्यू को हम बोलते हैं सोल्यूबिलिटी। यहां से दो मेन पॉइंट आएंगे, एक तो सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट, दूसरा आएगा हमारा आयनिक प्रोडक्ट। देखो सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट हमें क्या क्या बताएगा, प्रोडक्ट ऑफ आयनिक कंसंट्रेशन इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है उसमें जो आयनिक जो कंसंट्रेशन है उनके प्रोडक्ट को हम क्या बोलेंगे, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट बोलेंगे। बाकी ये एप्लीकेबल ओनली टू सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये जो सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट होता है ये हमेशा हमारा जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है उस पर ही लगता है। लास्ट पॉइंट आता है हैज फिक्स वैल्यू एट कांस्टेंट टेंपरेचर। कांस्टेंट टेंपरेचर पे इसकी एक क्या फिक्स वैल्यू होती है। ये सब आ जाता है हमारे सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट से रिलेटेड। नेक्स्ट आता है आयनिक प्रोडक्ट। देखो आयनिक प्रोडक्ट में क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ आयन कंसंट्रेशन एट एनी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। मींस जो सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट था वो एक मतलब कि सैचुरेटेड के लिए था, ये क्या है किसी भी कंसंट्रेशन पे जो आयनिक प्रोडक्ट होगा, मींस जो आयंस है उनकी कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट, उसको हम क्या बोलेंगे, आयनिक प्रोडक्ट बोलेंगे। बाकी एप्लीकेबल ऑल टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, वो किस पे लग रहा था, वो सिर्फ सैचुरेटेड पे लग रहा था, ये हर टाइप के सॉल्यूशन पे लग जाता है आयनिक प्रोडक्ट। लास्ट पॉइंट आता है चेंज विद चेंज इन टेम्परेचर। जो आयनिक प्रोडक्ट होता है वो टेम्परेचर के चेंज करने पे हमारा क्या है उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। ये दोनों आ जाते हैं हमारे सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट एंड आयनिक प्रोडक्ट। यहां से एक फॉर्मूला आता है सोल्यूबिलिटी इन मोल में। सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट अगर निकालना चाहिए तो कैसे निकालेंगे, सोल्यूबिलिटी इन ग्राम पर लीटर अपॉन मोलर मास, ये डिवाइड करके हम क्या सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है इंपोर्टेंस ऑफ सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। देखो हमने ये टॉपिक पढ़ लिया सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है, लेकिन इसकी इंपोर्टेंस क्या है वो भी पता होनी जरूरी है। देखो सबसे पहले आता है इन द कैलकुलेशन ऑफ सोल्यूबिलिटी ऑफ सब्सटेंस। अगर हमें सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट पता है तो हम जो सब्सटेंस है उसकी सोल्यूबिलिटी भी निकाल सकते हैं। इन प्रिडिक्टिंग द पेप्टाइजेशन इन रिएक्शन, मींस रिएक्शन में जो प्रेसिपिटेट बनता है, पेप्टाइजेशन होती है, वो होगी या नहीं होगी और कब होगी, ये हम क्या है मतलब कि अगर सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट पता है तो उसकी हेल्प से हम बता सकते हैं। जैसे अगर जो आयनाइजेशन प्रोडक्ट है वो अगर ग्रेटर देन हो हमारा किससे, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट से, तो हमारा क्या पीपीटी फॉर्म होगा। और अगर इसका अपोजिट हो, मींस जो सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट है वो ज्यादा हो आयनाइजेशन प्रोडक्ट से, तो हमारा क्या उस रिएक्शन में पीपीटी फॉर्म नहीं होगा। और दोनों अगर आपस में इक्वल हो तो वो सॉल्यूशन क्या है, वो सॉल्यूशन हमारा सैचुरेट हो चुका है। तो इन तीनों की वैल्यू से हम बता सकते हैं कि हमारा मतलब कि पीपीटी फॉर्म होगा या नहीं होगा, इन दोनों की वैल्यू से। नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन ऑफ सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट एंड कॉमन आयन इफेक्ट। मींस इन दोनों का आपस में क्या है एक यूज होता है। जैसे प्यूरिफिकेशन ऑफ इम्प्योर कॉमन सॉल्ट, मीन जो हम सी वाटर से, ओशन वाटर से जो हम अपना क्या सोल्ट निकालते हैं, वो हम अपना जो सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट है और जो कॉमन आयन इफेक्ट है उन दोनों इफेक्ट को यूज करके निकालते हैं। नेक्स्ट आता है पेप्टाइजेशन ऑफ सोप। सोप का पेप्टाइजेशन हो जाना, मींस जो सोप है वो इनसोल्यूबली नीचे बैठ जाना, वो भी हमारा क्या सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट और कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से ही होता है। तो ये सिंपल से हमारा क्या इन दोनों के एप्लीकेशन आ जाती है। बाकी इस चैप्टर से हमारा ये सब कुछ टॉपिक आ जाते हैं। सो जो हमारा चैप्टर था इक्विलिब्रियम, उसके सभी टॉपिक्स को बिल्कुल अच्छे से हमने रिवाइज कर लिया। आई होप आपके अच्छे से हर टॉपिक समझ में आ गया होगा। अभी भी आपका कोई डाउट है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, वहां पर भी हम चेकआउट कर लेंगे कि इस टाइप की आपकी प्रॉब्लम है, उसको भी हम क्या सोल्व कर देंगे। ये हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर कर देना एंड जाते वक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।